आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो, मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको हंसकर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं, माता के चरणों में यह लो, हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का अद्वैत एजुकेशन में। और आज जिनका जन्मदिन है, आज के महानायक सुभाष चंद्र बोस। आप सभी को पता होगा कि वो कैसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बचपन से ही प्रतिभावान वो छात्र थे। जब उनके पिताजी ने उनसे कहा कि सुभाष, आपको आईसीएस का एग्जाम क्लियर करना है। आईसीएस आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज के समय में जो आईएएस का एग्जाम होता है, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको अंग्रेजों के ज़माने में आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता था, उनको बोला गया कि आपको आईसीएस का एग्जाम जो है क्लियर करना है। अपने 14 भाई बहनों में सुभाष चंद्र बोस 9वें नंबर के थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, सर 14 भाई बहन। जी हाँ, पहले के ज़माने में ऐसे बहुत बाल बच्चे पैदा हुआ करते थे जिनका जन्म, सुभाष चंद्र बोस का जन्म बेसिकली वैसे कटक में हुआ था, लेकिन इनका जो परिवार है कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में रहा करता था। तो उनके पिताजी ने कहा कि सुभाष, आपको आईसीएस क्लियर करना है। उनके पास सर केवल 1 साल का समय था। आप में से बहुत सारे यहाँ पे छात्र होंगे, स्टूडेंट होंगे जो यह वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो आप लोगों को लगता है कि सर 1 साल में कोई कैसे क्लियर कर सकता है इतना बड़ा एग्जाम। और कई लोग ऐसे रहते हैं कि उनके पास भरपूर समय रहता है, पहले अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं। हालांकि तैयारी उनकी पहले से रहती है, इनकी तैयारी नहीं थी, बट चूंकि बोलते हैं ना कि जो पहले से एकदम गुणी रहते हैं, जो एकदम शिक्षा जिनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वो लगातार मेहनत करते हैं और सर 1 साल में ही वो पूरा एग्जाम क्लियर कर जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो 4थे नंबर से क्लियर करते हैं, यानी कि जो रैंक बनता है मेरिट लिस्ट, उसमें 4थे नंबर पर आते हैं। अभी और सुनिए आगे, आपको जानकर फिर से लगेगा सर ये क्या हो रहा है। 1 साल बाद वो इस्तीफा दे देते हैं अपने इस पद से। उनको लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी, अरविंदो घोष जैसे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े महान विचारक लोग हैं जो कि भारत की आज़ादी के लिए लोगों को सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से जो जागृत करने का कार्य कर रहे हैं, तो उनका बेड़ा भी हमको आगे उठाना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद जब ये चले जाएंगे तो उस कार्य को हम लोग संभालेंगे। तो इस प्रकार से भारतीय आज़ादी की ओर उनका जो रुझान है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। इन्हीं दौरान यानी 1920s के दौरान वो गांधी जी से इनकी मुलाकात होती है। गांधी जी से मिलने के बाद ये कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। चूंकि उस समय एक संस्था थी, वैसे कि 2 बेसिकली धाराएं बढ़ चुकी थी। एक था आपका जिसको हम लोग बोलते हैं अहिंसा, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था, और एक जो हिंसात्मक नहीं बोलेंगे हम लोग, उसको क्रांतिकारी यानी कि रिवॉल्यूशनरी गतिविधियां बोलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1925 के बाद से 1925 to 31 के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां अपने चरम पर थी, क्योंकि उस समय सरदार भगत सिंह थे, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, रोशन लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, जतिन दास, से बहुत सारे क्रांतिकारी नेता थे जो उस दौरान थे और सक्रिय थे, काफ़ी अच्छे रूप से सक्रिय थे। 1931 के आते आते जो आज़ादी के जो बड़े बड़े परवाने थे ये शहीद हो चुके थे, और थोड़ी सी क्रांति की जो गतिविधियाँ हैं, हम बोल सकते हैं थोड़ी सी जो आँच है, थोड़ी सी लौ पड़ चुकी, मतलब जो लौ है थोड़ी सी मंद पड़ चुकी थी। बहरहाल 1938 और 1939 में, यानी कि 1938 और 39 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस के अध्यक्ष जो चुने जाते थे, इसमें दोनों ही बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चुना गया। अब आगे की कहानी यहीं से रोचक है। 1938 में किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन 1939 में हुआ यूं, शायद ऐसा पहली बार हुआ था कांग्रेस के इतिहास में कि कोई एक ही व्यक्ति लगातार 2 बार चुना गया था। तो वहां मौजूद लोगों को शायद यह लगा होगा कि इनकी लोकप्रियता बहुत अधिक बढ़ चुकी होगी, या फिर ये अगर सामने आए, फ्रंट फुट में आ गए, तो बाकी लोग पीछे हो जाएंगे। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, इतिहासकार अपने अलग अलग तर्क मानते हैं, लेकिन जो प्रमुख कारणों में एक जो माना जाता है वो ये है कि गांधी जी के जो कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारमैया, उनकी हार हो जाती है। तो इस पर गांधी जी बोलते हैं कि यह हार जो है वो पट्टाभी सीतारमैया की नहीं, यह स्वयं मेरी हार है। तो सुभाष जी को कन्विंस किया जाता है। तो सुभाष जी बोलते हैं कि बापू, आपका जो ओहदा है, आपका जो पद है बहुत बड़ा है, तो ठीक है, मैं स्वयं से रेजिग्नेशन दे देता हूं, कांग्रेस के पद से मैं इस्तीफा दे देता हूं। यहां से इनकी जो असली लड़ाई है, मतलब अब 1939 के बाद से जो सुभाष जिनके लिए जाने जाते हैं, हेडिंग आपने देखा होगा ना, कैसे हमारे सुभाष बाबू जी हैं वो नेताजी बने। अब यहां से इसकी असली जर्नी स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है। 1939 में सबसे पहले वो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। सर वो अपनी सारी की सारी गतिविधियां अब देश से नहीं संचालित करते। अब उनको लगता है कि हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक्सटर्नल फोर्सेस की, यानी कि बाह्य शक्तियों की हमको जरूरत पड़ेगी। उनका ये मानना था कि अंग्रेज बाहर से हैं,
और इन्होंने इंडिया पर कब्जा कर रखा है, तो इनको भगाने के लिए भी हमको बाहर से ही कहीं न कहीं मदद लेनी पड़ेगी। जैसे लोहा लोहा को काटता है, आपने यह भी सुन रखा होगा कि वो आचार्य जो चाणक्य हुआ करते थे, हमेशा दूसरों से मतलब जो बाहरी शक्तियां हैं उनसे मदद लेने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। मैत्री में बहुत अधिक वो विश्वास रखा करते थे, उन चीज़ों को प्रयोग करते थे। सुभाष बाबू ने भी वही चीज़ किया। सबसे पहले तो सर 1941 में अपने घर से ही नज़रबंद होके ये यहाँ से नदारद हो गए। बहरूपिया के रूप में उनको कई बार बोला जाता है। कोई जियाउद्दीन करके उन्होंने वेश धारण कर लिया मुस्लिम वाला बढ़िया सा, अपने भतीजे के साथ वो चले गए सर। अब यहाँ पर सबसे पहले वो गए कहाँ पर? काबुल गए, अफगानिस्तान। यहाँ से भी उनकी राह आसान नहीं थी, उनको किसी इटालियन व्यक्ति के नाम से जाली पासपोर्ट बनवाना पड़ा। वहां से फिर वो रशिया गए, रशिया से फिर वो वापस गए, हिटलर के पास मिले। अब हिटलर के पास जब मिले तो भी उनकी खासियत देखिए, उनकी शख्सियत की निशानी। हिटलर ने भी चेक करना चाहा कि क्या वाकई में इतना नाम है जिनको सुभाष बाबू बोलते हैं, क्या वो वाकई में कुछ हैं, उस लायक हैं भी कि नहीं, क्या वाकई में अपना देश वो आज़ाद करा पाएंगे। तो हिटलर क्या करते हैं, क्योंकि उस समय ऐसा फेसबुक इंटरनेट ये उतना तो ज़्यादा चर्चित था नहीं कि हिटलर का फोटो दिखता कैसे, उसको पहचान सके, देख सके। हिटलर ने अपनी पहचान भी गुप्त कर रखी थी। तो हिटलर के द्वारा भेजे गए व्यक्ति वहाँ पर जाते हैं, 1 बाय 1 हैंडशेक करते हैं, हाय आई एम हिटलर। सुभाष बाबू समझ जाते हैं इतने बड़े व्यक्ति तो अपने से जाके हैंडशेक करेगा नहीं, मेरे को ही करना पड़ेगा। अंतिम में हिटलर खुद स्वयं जब वहाँ पर आते हैं तो सुभाष बाबू उनको बोलते हैं हाय आई एम सुभाष चंद्र बोस। वो समझ जाते हैं यार मान गए, तुमको मानना पड़ेगा, पहचाने कैसे। तब वो बताते हैं कि यार इतने बड़े व्यक्ति हो, आपसे मतलब अब ये बातें हिंदी या छत्तीसगढ़ी इंग्लिश में नहीं करी जाएगी, ये बातें उनकी लोकल लैंग्वेजेस में वहाँ पर जो भी, क्योंकि सुभाष बाबू को बहुत सारे लैंग्वेजेस आते थे, बताया ना, वो बचपन से ही प्रतिभावान थे। तो इस प्रकार से हिटलर से भी सहायता लेते हैं, अलग अलग देशों से सर, सिंगापुर में, जापान में, आपका बहुत सारे देशों से वो सहायता लेते हैं, स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं वहाँ हर जगह से वो सहायता लेते हैं और भारत की आज़ादी के लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। नेताजी जो वर्ड उनके लिए यूज किया गया सर, समझिएगा, नेताजी मतलब होता है लीडर, और लीडर वो होता है जो पूरी टीम को साथ में लेकर चले। ये नहीं कि केवल अपने ही देख रहे हैं या फिर केवल स्वयं के लिए कुछ कर रहे हैं। नेताजी वो रहते थे जो पूरे के पूरे देश को आजाद कराने के लिए, आप समझ सकते हैं, भारत को आजाद कराने के लिए सर उन्होंने दूसरे देश में 1943 में आजाद हिंद सरकार की स्थापना करी थी। इसके पहले मैं बता दूं, आजाद हिंद फौज रास बिहारी बोस जिन्होंने स्थापना किया था, कैप्टन मोहन सिंह रास बिहारी बोस के बाद उनसे कुछ मतलब मिस्टेक हो जाता है या फिर कुछ गलत फहमियां ऐसे कुछ हो जाती हैं, तो फिर वो जो बोलते हैं कि ठीक है सुभाष जी आप इसको एक काम करिए, आप इसको लीड करिए, मैं चलता हूं करके वो चले जाते हैं। और उसके बाद से सुभाष चंद्र बोस इसको लीड करते हैं। और उसके बाद जिन आप लोगों ने सुना होगा आजाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, उनके तत्वाधान में यह पूरी की पूरी जो लड़ाई है वो लड़ी जाती है। फाइनली होता यह है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो जापान आत्मसमर्पण जब कर देता है, उस पर बमबार्डिंग करी जाती है हिरोशिमा नागासाकी के बाद। उसके बाद से फिर ये लोग भी थोड़े से कमजोर हो जाते हैं और उसी दौरान ऐसा माना जाता है कि सुभाष बाबू जो हैं वो एक विमान दुर्घटना होती है 1945 में, जिसमें बोला जाता है कि विमान क्रैश में वो शहीद हो जाते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता। हम मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी कभी नहीं मर सकते, वो हम सबकी यादों में, आप सभी पूरे भारतवासियों इवन पूरे विश्व भर के लोगों के यादों में हमेशा जीवित रहेंगे। व्यक्ति मर सकता है लेकिन उनके जो विचार हमेशा अमर रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों को यह हमेशा प्रेरित करते रहेंगे कि कैसे जब भारत के सभी लोग आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, तो कैसे एक अकेला व्यक्ति पूरे देशों को कंट्रोल करके बाहर से सहायता ले लेता है और भारत की आज़ादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। और उनकी एक कविता भी शायद आपने सुनी होगी, जब वो दिल्ली चलो जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जब वो नारे देते हैं, है ना, उसमें एक बहुत फेमस उनकी जो पोयम है कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। तो इस प्रकार से आज का यह जो वीडियो था हमारे सुभाष बाबू को समर्पित था, सदी के इस महानायक को सादर समर्पित था। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए जुड़िए अद्वैत एजुकेशन के साथ। मैं आपका दोस्त तरुण आपसे लेता हूं विदा। होगी हमारी मुलाकात ऐसे ही किसी और सीरीज में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।